अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, आप सबको ईद की ढेरों मुबारकबाद हो। माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने जो है ईद के दिन एपिसोड रिकॉर्ड की थी ईद के दिन के लिए, तो उसमें मैं जो है विश करना भूल गई थी। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही कोई इवेंट, कोई मौका, कोई त्यौहार होता है तो मैं जो है वो इन टाइम मुझे याद नहीं होता और मैं विश नहीं कर पाती, कोई वीडियो वगैरह मैं क्रिएट नहीं कर पाती। और कुछ मसरूफ़ियत की वजह से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मुझे याद ही नहीं होता। तो फिर जब ऐन दिन होता है फिर मुझे याद आता है, तो मैं अफ़सोस करती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं किया, विश नहीं किया अपने लिसनर्स को। लेकिन ये अच्छा है कि यूट्यूब ने जो है वो पोस्ट की ऑप्शन दे दी है, तो अगर वीडियो में मैं विश करना भूल जाती हूँ तो फिर मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो ईद के लिए भी मैंने पोस्ट कर दी थी। और ईद क्योंकि 3 दिन तक रहती है, लोग मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दिन कम रहता है ईद की खुशियों के लिए। तो चलिए फिर मैंने सोचा कि आज आपको सबको दोबारा विश कर दूँ, ईद का दूसरा दिन भी है। और जनाब, वो तमाम लोग जो ईद के दिन भी उदास हैं, उनके प्यारे उनके साथ नहीं हैं, वो किसी को मिस कर रहे हैं, कोई उनके साथ नहीं रहा, हमेशा के लिए बिछड़ गया है, या कोई भी दुख तकलीफ़ परेशानी है जिसकी वजह से वो ईद की खुशियाँ जो है वो महसूस नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए भी ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलें परेशानियां आसान करे। जो भी उनको दुख है अल्लाह ताला उस पर उन्हें सब्र अता फ़रमाए और आने वाली ईद उनके लिए बहुत 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 सारी खुशियाँ लेकर आए। ठीक है, आमीन सुमा आमीन। और जनाब इरम शब्बीर, आप कहती हैं कि आप लॉन्ग 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 एपिसोड को मिस करती हैं। तो जनाब फ़िलहाल तो आपकी फ़रमाइश पूरी करना मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं अभी नहीं कर सकती। ये नहीं कि इख्तियार में नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, तो बहुत तवील एपिसोड जो है मैं नहीं दे सकती। अलबत्ता मैं डबल एपिसोड कर देती हूँ जब मतलब एक चैनल पर नावल एंड हो जाता है, तो ज़ाहिर है दूसरे नावल के लिए मैं कुछ टाइम लेती हूँ, तो उस दौरान फिर मैं ऐसा कर लेती हूँ कि जो नावल दूसरे चैनल पर चल रहा होता है उसकी डबल एपिसोड कर देती हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा तवील एपिसोड मेरे लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है। अभी यही 2 एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अटक जाती हूँ, पीडीएफ में जो है वो अल्फाज वाज़े नहीं होते, मिटे हुए होते हैं, कहीं से जो पिक्चर होती है वो कटी हुई होती है, तो जुमले वाज़े नहीं होते। बहुत सोच विचार करनी पड़ती है कि यहाँ क्या वर्ड होगा, क्या चीज़ है जो मिसिंग हो गई है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी पूरा पेज ही मिसिंग होता है, फिर मुझे दूसरी पीडीएफ फाइल सर्च करनी पड़ती। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें जो है टाइम लग जाता है। इसके अलावा मैं अपनी मतलब दूसरी मेरी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी वजह से भी टाइम कम मिलता है। ज़ाहिर है एक हाउसवाइफ हूँ तो घर की मसरूफ़ियात तो सभी के साथ होती हैं। उसके अलावा जो है मेरी एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि मैं जो है कैलीग्राफ़ी में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने अक्सर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कुछ ना कुछ पोस्ट भी करती रहती हूँ तस्वीर, तो आपने तो खैर नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सारे और दूसरे लोग हैं, जब मैं पोस्ट करती हूँ तो कुछ ऐसी तस्वीर लिखती हूँ। अरेबिक कैलीग्राफ़ी होती है जिसमें नाम को स्टाइलिश अंदाज में लिखा जाता है। तो मैंने वो कोर्स किया है और फिर उसके बाद मैंने जो है सर ने मुझे अपने साथ एज़ को टीचर रखा है कि हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनका काम भी चेक करते हैं। तो वहाँ भी मेरी मसरूफ़ियत रहती है, स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना होता है, उन्हें गाइड करना होता है, तो बहुत ज़्यादा मैं वहाँ भी इन्वॉल्व रहती हूँ। उसके अलावा जो है मुझे क्रोशिया करने का बहुत शौक़ है, तो वो मेरी एक सेटिस्फेक्शन है, मुझे क्रोशिया करके अच्छा महसूस होता है। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी होता है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो करनी चाहिए, तो मैं वो भी करती हूँ। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है मसरूफ़ियत की वजह से हर चीज़ का ज़ाहिर है टाइम डिवाइड है। अब सारा टाइम एक ही चीज़ को नहीं दिया जा सकता, तो सारा टाइम डिवाइड है, तो थोड़ा थोड़ा वक्त हर चीज़ को देती हूँ। सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उन पर मैं बहुत कम ऑनलाइन होती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम देती हूँ, 10-15 मिनट, आधा घंटा। सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं जैसे कि इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, बहुत कम वक्त के लिए, लेकिन मैं एक्टिव ज़रूर होती हूँ, कभी कभी पोस्ट भी करती रहती हूँ। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स जो हैं वो भी चैनल के अबाउट में मौजूद हैं, बायो में, आप लोग वहाँ से जो है विज़िट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ हटकर नहीं, कुछ ख़ास नहीं होता, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी कह लें या एक एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए ही है। फिर उसके अलावा ज़ाहिर है टेलीफ़ोन राब्ते जो होते हैं वो भी होते हैं। बहन के साथ मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, तो उसके साथ जो है कॉल के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है हमें, तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो है उससे कॉल पे बात करने में भी निकल जाता है। तो फिर पता ही है आपको कि दिन गुजरने का, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता, सोना और आराम करना भी होता है। तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं जो है वो बहुत तवील एपिसोड जो है फ़िलहाल नहीं दे सकती। अलबत्ता कभी भी मैनेज हो सका तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि तवील एपिसोड जो है वो अपलोड कर सकूँ, लेकिन वो सिर्फ़ एक बार ही हो सकता है, और वो भी
कंफर्म नहीं है कि कब ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा कर दूँ। और उफ़ जनाब, आज तो बातें बेहद हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं जल्दी से अपनी कहानी की जानिब। कहानी जिसका नाम है पलकों से उठाऊँ उसको, और इसकी मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 24। अब यही मेरा वीक पॉइंट है। ज़ैन मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो इस मोहब्बत में शेयर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। देखो आज खुद से कॉलेज चला गया ना, मैंने तो उसे फ़ोर्स नहीं किया, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि 4 पेपर्स ही तो हैं, मैं प्राइवेट दिलवा दूँगी, भले 2-2 करके दे दे। ए लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसे पढ़ने के लिए स्कॉटलैंड या यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन भेज दूँगी। वहाँ हमारे 2 अपार्टमेंट हैं, एक खाली करा लेंगे तो उसे रहने का इशू भी नहीं होगा। अर्शिला डाइनिंग में हल्का फुल्का नाश्ता करते हुए खुद भी बहुत हल्की फुल्की महसूस हो रही थी। मारिया बस एक गहरी सांस लेकर देखती ही रह गई। वो फ़िलहाल ज़ैन के मौजू पर कोई बात नहीं करना चाह रही थी। फ्लोरा से मीटिंग के बाद वासिफ़ ने मीटिंग का हासिल वसूल शेयर किया था। उसके हाथ में लैपटॉप था। वो वासिफ़ की मेल्स पढ़कर सुनाने अर्शिला के पास आई थी। प्रॉपर्टीज़ के मामलात, ऑफशोर कंपनी और बैंकों की अपडेट्स, रियल एस्टेट और मशहूर सुपर स्टोर्स की चेन में लिए गए शेयर्स की तफसीलात। इस बेमहार दौलत का अंदाज़ा हकीकत में मारिया को भी नहीं था। अब उसे अर्शिला की शान बेनियाज़ी और दौलत के मामले में अहमकाना बेपरवाही की समझ आ गई थी। उसके हिसाब से अर्शिला नॉर्मल और सही ट्रैक पर थी। इतनी दौलत के बाद इंसान की आंखों में मज़ीद दौलत की भूख नज़र नहीं आनी चाहिए, जो कि अर्शिला की ख्वाब परवर आंखों में नहीं थी। वो तो अच्छे मूड में परियों के मोहल्ले में सैर को निकल जाती, बहुत आराम से गुची और रेडली के हैंडबैग ऑर्डर करके यूँ मंगवाती थी जैसे लोग पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करते हैं। 5-6 हैंडबैग्स तो वो मारिया को दे चुकी थी कि उनका दिल भर चुका है। इतनी आगाही के बाद तो ज़ैन की सरगर्मियाँ उसे खटकने लगी थी। उसे ये तो इल्म नहीं था ज़ैन अर्शिला को बेवकूफ़ बनाकर 1 महीने में कितना बटोर लेता है, मगर ये यकीन हो चला था कि अर्शिला का माल ज़ाया बहुत हो रहा है। वासिफ़ की 2-3 मेल्स हैं मैम फ्लोरा की भी हैं। मुझे तो तुम बस आउटकम बता दो, मेल खुद ही पढ़ लिया करो, अर्शिला ने बेहतरीन कॉफ़ी इंजॉय करते हुए कहा। ज़ैन का खुद से कॉलेज जाना, बल्कि बगैर जगाए खुद ही बेदार होना, उनके लिए नए दिन की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। वो उस बच्चे की तरह खुश हो रही थी जो घंटे भर का रोना पीटना भुलाकर नए खिलौने की तरफ मतवज्जा हो जाता है। मैम फ्लोरा का कहना है न्यू एम्प्लॉय काम को समझने की अहलियत रखता है, उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फ़िलहाल आप यूबीएस एडवाइज़र से उसकी डायरेक्ट बात ना कराएं। मैं कुछ हार्ड कापीज़ जो ओरिजिनल हैं कोरियर से भेज रही हूँ। आप मिस्टर वासिफ़ को उनकी कॉपीज़ प्रोवाइड करें और ओरिजिनल अपने पास रखें। अथॉरिटी लेटर पर समीना मैम के सिग्नेचर होंगे, वो सिग्नेचर जो बैंकों के रिकॉर्ड्स में हैं। अर्शिला को उच्छू लगते लगते रह गया। कॉफ़ी का सारा मज़ा हरन हो गया। मम्मी के सिग्नेचर? ओह माय गॉड, मारिया, मम्मी तो बगैर पढ़े कभी साइन नहीं करती। इसका मतलब है मम्मी को यूनस अंकल की डेथ और वासिफ़ की अपॉइंटमेंट का बताना होगा। ये अलग बात कि अभी हमने उसे अपॉइंटमेंट लेटर डिलीवर ही नहीं किया। नंबर 1, मम्मी तो अनएक्सपीरियंस्ड और लोकल बंदे को कंसिडर ही नहीं करेंगी। नंबर 2, मम्मी के बाद ये सब मुझे देखना है तो मैं भाग भाग अब्रॉड नहीं जा सकती जब तक ज़ैन किसी लायक नहीं हो जाता। मुझे तो यहीं ऑफिस करना है। अर्शिला जिम्मेदारियों के तसव्वुर से थककर चूर हो गई और अपनी पेशानी दबाने लगी। ज़ैन के जिक्र पर मारिया ने एक जहर सा रगों में उतरता महसूस किया। वो कब किसी लायक होगा ये तो अल्लाह को ही पता है, मारिया कोफ्त के आलम में सोच रही थी। इसीलिए समीना मैम हर सूरत आपकी शादी सर आमिर से करना चाहती हैं। एक तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस को अच्छी तरह से समझते हैं। मारिया ने दबी ज़ुबान और मुअद्दबाना लहजे में अर्शिला को अहम नुक्ते की तरफ मतवज्जा किया। अर्शिला जैसे चंद सानिया के लिए सन्नाटे में रह गई और टुकर टुकर मारिया की शक्ल देखने लगी। हाँ, तो मैंने तो आमिर को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं अपनी खुशी पर अपना बेटा तो कुर्बान नहीं कर सकती। मैं कभी भी सेल्फिश नहीं थी। अर्शिला मगमूम नज़र आने लगी। मेरा बेटा, अपना बेटा, मारिया की जान जलकर रह गई। सब छोड़े मैम, ये बताएं अब क्या करना है? मिस्टर यूनस दुनिया में नहीं है। मैम फ्लोरा रिज़ाइन कर चुकी हैं। आप रोज़ाना मीटिंग्स नहीं कर सकती, ईमेल नहीं देख सकती, देख लें तो रिप्लाई नहीं कर सकती। मैंने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा, ऑप्शनल में भी इकनॉमिक्स नहीं पढ़ी, और अब तो मैं एक मुकम्मल नर्स हूँ। अदरवाइज़ कुछ करना भी नहीं चाहती। मारिया ने जल्दी जल्दी अपने ख्यालात आश्कार कर दिए। मुबादा अर्शिला उससे नई उम्मीदें बांधने लगे। अर्शिला चंद सानिया गहरी सोच में डूबी रहीं, फिर चौंक कर मारिया की शक्ल तकने लगी। हाँ, तो फिर हम वासिफ़ को मम्मी के सामने ले आते हैं। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही इम्प्रेसिव है, शक्ल, अकल, तालीम सब कुछ है उसके पास। मम्मी उसकी अपीयरेंस से बहुत मुतासिर होंगी। अर्शिला का मशवरा बरजस्ता और बेसाख्ता मगर बचकाना था। लेकिन मैम, वासिफ़ से मीटिंग तो बाद की बात है, पहले तो यूनस साहब की डेथ की इतला देनी होगी। मारिया की तवानाई जवाल की तरफ जाने लगी। अरे तो हम अचानक मरने की खबर क्यों सुनाएं? फर्स्ट स्टेप में उन्हें सीरियसली बीमार कर देते हैं,
फिर मार देंगे। अर्शिला को खुद इमरजेंसी लाहक हो चुकी थी, इसलिए फटाफट मामलात निपटाए जा रही थी। इस मर्तबा वाकई अर्शिला की बर्जस्तगी से वो मुतासिर हुई, इसलिए कि उन्होंने इस वक्त वो नुक्ता पेश किया था जिसकी उनसे तवक्का मुहाल थी। और वासिफ से कह देंगे कि वो मम्मी को बोले कि उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। आजकल तो वैसे भी 2 नंबर काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। मैम ये भी तो पूछेंगी कि पहले काम कहाँ किया है। मारिया अब जिच नज़र आ रही थी। जितनी चाबक दस्ती से अब तक वो अर्शिला की रहनुमाई कर रही थी, अब उतनी ही निढाल नज़र आने लगी थी। समीना के सिग्नेचर का मामला जो गले की हड्डी बन रहा था। 4 साल का तजर्बा, आप कैंडिडेट की उम्र देखें, और 4 साल का तजर्बा। वो समीना मैम है, अर्शिला मैम नहीं। मारिया ने तमीज़ के दायरे में बड़ी सख्त बात कह दी, वो भी बर्जस्तगी के आलम में। सॉरी मैम, फिर फ़ौरन ही घबराकर माजरत कर ली। नो प्रॉब्लम, अब तो जो मर्जी हो। वासिफ तो किधर भी नहीं गया। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, उसका कॉन्फिडेंस, उसका सिटिंग स्टाइल, ही इज़ ए करिज्मेटिक पर्सन। तुमने नोट किया, वो नज़र झुकाकर बात सुनता है, फिर जवाब देने से पहले जब नज़र उठाता है तो क्या ज़बरदस्त लुक देता है। अर्शिला अपनी फितरी सादगी और मासूमियत से बोलती जा रही थी और मारिया हैरत ज़दा होकर उनकी तरफ तक रही थी। मैम आपने अच्छा से एक्सरे निकाल लिया, अमेजिंग। मारिया अब मुस्कुरा रही थी। एक्सरे कहाँ, सिर्फ फ़ोटो। अभी तक तो बात फिज़िक्स तक है, केमिस्ट्री तक कहाँ पहुँची। अर्शिला भी ज़ेरे लब मुस्कुराई। तभी तो मैंने तुम्हारी तवज्जो उसकी तरफ दिलाई थी कि देख लो, अच्छा है। अर्शिला ने खड़े होकर कुर्सी पीछे धकेली। लीव इट मैम, पहले समीना मैम को तो फेस कर लें। मारिया को फिर फ़्राइज़ याद आ गए। सारी खुशगवारियाँ हवा हो गईं। अर्शिला भी मुतफक्किर दिखाई दी। बहुत तरीके से समझाया है भाभी, अच्छी उम्मीद तो बंधी है। बहुत गौर से मेरी बातें सुन रही थी, खामोश हो गई। फिर उसके बाद कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। शम्सा सारा के कमरे में उनके करीब बैठी गोया उनको तसल्ली दे रही थी। अच्छी बात है, मुझे तो इसी बात से डर लग रहा है कि हमेशा बेहतरीन नंबरों से पास होती आई है। इसी वजह से सालार के जहन में बहुत बड़ा स्कोप था। वो इसे की पोस्ट पर देखना चाहते थे। बहुत ऊंचे ख्वाब थे उनके। कहते थे मेरी बेटी की फ़ोटो मेमोरी है, हर वक्त पढ़ती नज़र नहीं आती मगर रिज़ल्ट शानदार होता है। सालार साहब के तसव्वुर के साथ सारा के चेहरे पर हुस्न व मलाल के साए नज़र आने लगे। इंशाल्लाह भाई के ख्वाब को ज़रूर नेक ताबीर मिलेगी। सदमे भी एक नहीं दो हैं। संभलने में कुछ वक्त तो लगेगा भाभी, बस आपको हिम्मत से काम लेना है। शम्सा ने सारा के शाने पर हाथ रखकर आहिस्ता से दबाव डाला। बाप तो बाप होता है शम्सा। अंसर भी 4 दिन की चांदनी बनकर आया और मेरी बेटी को मोहब्बत, तवज्जो और नेमतों से भर दिया। कैसे भुला पाएगी? भूलेगी नहीं तो किसी नए को कैसे अपनाएगी? सारा की आंखों में नमी तैरने लगी। उसी आन दोनों बुरी तरह चौंक पड़ी थीं। अधखुले दरवाजे से फरी अंदर आ रही थी। उसकी नज़रें सारा पर जमी थीं। मामा, शायद इंसान किसी की मोहब्बत को भूल भी जाता हो मगर चीटिंग तो नहीं भूल सकता। अगर किसी की मेडिकल हिस्ट्री हो तो उसे लाजमी शेयर करना चाहिए। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूलूंगी। वह सपाट लहजे में सारा के करीब सरोकत खड़ी बोल रही थी। उसका चेहरा सर उठाए बगैर नहीं देखा जा सकता था। ये बात नहीं है बेटा, बाज़ औक़ात इंसान माजी में पेश आने वाले किसी बड़े दुख को याद भी नहीं करना चाहता, और जो गुजर गया उसकी याद में किसी को शरीक करने से फ़ायदा भी क्या। सारा ने उसका हाथ पकड़कर उसे करीब बिठाने की कोशिश की मगर फरी ने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। मैं कन्विंस नहीं हो सकती। असफर भाई ने बहुत ज़ोर लगाया, रोए भी, मगर मैं कन्विंस नहीं हुई। हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या होगा। वो बोलते बोलते रुक गई। शम्सा और सारा ने घबराकर सर उठाकर उसकी तरफ देखा। अब जब भी कोई मुझसे अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करेगा, मेरा दिल चाहेगा कि उसको पकड़कर 2 लगाऊं और धक्के देकर रवाना कर दूं। उसके लहजे में नामानूस सी सफाकियत थी। वो ये कहकर रुकी भी नहीं और फ़ौरन बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद दोनों ने खुलकर सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखा। लगता है इसने हमारी बातें सुन ली थी, शम्सा ने धीमी आवाज़ में कहा। सारा के हलक में आंसुओं के फंदे लग रहे थे, सिर्फ सर हिलाकर रह गईं। समीना पहले तो हकदक अर्शिला की शक्ल देखती रही, फिर लड़ती हुई आवाज़ में बोली, अरे वो तो ठीक है, ये बताओ यूनस के ज़िंदा बचने की भी कोई उम्मीद है? आखिर उसे बीमारी क्या है? शायद नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, कोमा में चले गए हैं। मगर आप परेशान ना हो, मेरी फ्लोरा से कई मरतबा बात हुई है। वो कहती हैं आप अपना सेटअप अपने शहर में बनाएं या यूके आ जाएं। टूटू का फ़ोन आया तो मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस की। वो फ्लोरा से एग्री करती है। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, उसने एक जेंटलमैन को रिकमेंड किया है, वो उसके साथ काम करता रहा है। बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट सब समझता है और ऑडिट में तो बिल्कुल परफेक्ट है। अर्शिला ज़िंदगी में पहली मरतबा इतने तवातर से झूठ बोल रही थी कि सांस फूलने लगी थी। बोले चली जा रही हो, बोले चली जा रही हो। टूटू से डिस्कस करने की क्या ज़रूरत थी? वो एनजीओ संभालती है, उसे हमारे काम का क्या पता? उसे किसी लीगल कंपनी की ज़रूरत है, ना उसका तजर्बा। और तुम मुझे आज बता रही हो जबकि यूनस मरने को पड़ा है। उसकी लास्ट ईमेल दिखाओ मुझे। टूटू का जेंटलमैन हमारे किस काम का?
हमें एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए जिसे फ़ॉरेन बैंकिंग का अता पता हो, शेयर्स का पता हो। कि अब समीना हाँप गई थी। मम्मी आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं? टूटू भी 10 मुल्कों में ट्रैवल करती है, अभी बाकू में अपना ऑफिस सेट कर रही है, हमारी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझती है। उसी ने कहा था कि आंटी की हालत ऐसी नहीं है कि वो स्ट्रेस लेकर मज़ीद बीमार हो जाएं, इसीलिए उसने बंदा भी भेज दिया। वो फाइनेंस समझता है, शेयर्स खरीदने बेचने की टाइमिंग समझता है। आप मुझे ये बताएं, हम उस काम के बंदे को साइड कर देते हैं, फिर आप किससे कांटेक्ट करेंगी? फ्लोरा रिज़ाइन करने वाली हैं, उनकी अच्छी खासी उम्र है, हेल्थ इश्यूज़ फील कर रही हैं। फ़िलहाल हम उस बंदे को डेली रिपोर्ट पढ़ने और ईमेल का जवाब देने के लिए हायर कर रहे हैं। आपकी तसल्ली ना हो तो आप फ्लोरा से डिस्कस कर सकती हैं। फ्लोरा की बात तो आपको समझ आ जाएगी ना? अर्शला आजिज़ आ रही थी। हाँ ये ठीक है, मैं फ्लोरा से बात करती हूँ, उसे कहती हूँ जब तक यूनस सर्वाइव नहीं कर जाता तब तक तो हमें सर्व करे। हम उसे हैंडसम सैलरी देते हैं, लीगल कंपनी को वही फेस करती है, बेहतरीन एडवाइस लेती है, हमें शेयर्स में कभी नुकसान नहीं हुआ, कम से कम इन्वेस्टमेंट कभी नहीं डूबी। इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है और तुम टूटू का जेंटलमैन लेकर आ गई। अभी मैं ज़िंदा हूँ, किसकी इजाज़त से तुम स्टेप ले रही हो? समीना अब हिम्मत करके उठकर बैठ गई थी। दूर दराज फैली हुई दौलत की कुव्वत ने उठाकर बिठा दिया, जिस्म पर हल्का हल्का लर्जा तारी था। अर्शला का दिल अनजाने खदशात से लर्जने लगा। मम्मी प्लीज़ आप स्ट्रेस ना लें, मैं इसीलिए आपको नहीं बता रही थी कि आप स्ट्रेस लेंगी तो आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। आप वासिफ़ को इंटरव्यू कर लें, रिलैक्स हो जाएंगी। फ्लोरा वासिफ़ से स्काइप पर बात कर चुकी हैं, उसने MBA किया है, शॉर्ट कोर्सेज़ भी किए हुए हैं। फ्लोरा कह रही हैं वो काम संभाल लेगा, वो मुतमईन है। फ्लोरा की उससे मीटिंग हो गई है? समीना उलझी उलझी खुद कलामी कर रही थी। जी मम्मी। अच्छा पहले मैं फ्लोरा से बात करूंगी, फिर उस आदमी से जिसका नाम तुम बता रही हो, वासिफ़ है। समीना के अंदाज में अब थकावट और बेबसी की कैफियत थी। आदमी नहीं है, अर्शला ने बदजस्तगी में तसीह करने की कोशिश की थी। क्या मतलब? चीन जापान का रोबोट है? समीना हौंक सी होकर अर्शला की सूरत तकने लगी। और नो मम्मी, फ्रेश डिग्री होल्डर है मगर स्टूडेंट लाइफ से ही जॉब कर रहा है। अर्शला इस वक्त खौफ की हालत में झूठ घड़ने की मशीन बन गई थी। क्या एज होगी उसकी? समीना ने अर्शला की तरफ गौर से देखा। शायद 30-35 साल। अर्शला घबराकर बोल पड़ी। ये तो अच्छी खासी उम्र है, इस उम्र में तो इंसान फैमिली वाला बन जाता है। खैर उसे बुला लो, मैं मिलती हूँ उससे। फ्लोरा और टूटू से मेरी बात भी कराओ। समीना सोच में डूबी हुई थी। ओके मैं चेक करती हूँ दोनों अवेलेबल हैं या नहीं। अर्शला को मोहलत दरकार थी, टूटू को एतमाद में लेना था और फ्लोरा को फ़िलहाल समीना से बात करने से रोकना था, क्योंकि वो फ्लोरा को झूठ बोलने पर आमादा नहीं कर सकती थी। अब सिर्फ उन्हें इस बात की जल्दी थी कि वासिफ़ की समीना के साथ मीटिंग हो जाए ताकि वह मुसलसल झूठ बोलने के अजाब से निजात पाएँ। समीना के बेडरूम से वो निकली नहीं थी, बल्कि सर पर पाँव रख कर भागी थी। जज्बातियत और नातजर्बाकारी में एक गलती कर बैठी थी, अब उसे निभाना भी था। मारिया बेकसूर थी, उसने अर्शला को परेशानी से निकलने का रास्ता भी दिया था और एतमाद भी। उसका कहना भी ठीक था, आखिर ये फैलावा अर्शला ही ने संभालना था। वासिफ़ को मारिया की तरफ से मेल आ गई थी। शाम 6 बजे कोठी पहुंचने का हुक्म था, जबकि 7 बजे उसे दाऊद अलवी के घर पहुंचना था। बच्चों के फाइनल सर पर थे, वो किसी सूरत मना नहीं कर सकता था। आखिर उसने अपना एतमाद कायम रखते हुए मारिया से फेवर मांगा कि वो लोग शाम 6 बजे के बजाय 5 बजे मीटिंग कर लें। एक कोफ्त तो बहरहाल लाहक हो चुकी थी कि 2 घंटे की मगजमारी का फिर फ़ायदा क्या हुआ। जब इंटरव्यू करने वाले अथॉरिटी नहीं थे तो इतनी तवील नशिस्त की ज़रूरत क्या थी? वो तो दिन रात काम में जुट गया था, क्योंकि उसे यकीन दिलाया गया था कि वो उसे अपॉइंट कर चुके हैं। वो अब MBA के फ़ाइनल से फारिग होकर बैंकिंग लॉ की क्लासेस ले रहा था। उसे आज वो भी ड्रॉप करना पड़ी ताकि 2 घंटे सोकर फ्रेश हो जाए और माहौल के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग और लुक पर तवज्जो दे। उसने सोने से पहले आईने के सामने खड़े होकर खुद से चंद बातें की, मसलन मैं कामयाब हो चुका हूँ। ख़वातीन के दिमाग का वज़न मर्द के दिमाग के वज़न से ज़्यादा नहीं होता। ख़वातीन जितनी वहमी होती हैं उतनी अक्लमंद नहीं होती। इंटरनेशनल मार्केट मरीख के बाशिंदे नहीं चलाते, जोग्राफिया का फ़र्क है, खोपड़ियाँ सबकी एक हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद वो बिस्तर पर लेट गया, खुद को बावर कराते कराते कि वो कामयाब है, नींद की वादियों में उतर गया। आपा कोशिश करें कि ये बंद कमरे से निकले, वरना साइकोलॉजिकल इश्यूज़ शुरू हो गए तो आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे। शादी आसानी से नहीं होगी। मरियम ऑफिस से घर जाने के बजाय सारा की खैर खैरियत लेने आ गई थी। शम्सा और मैं बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब तो गुस्सा भी नहीं कर रही, बस चुपचाप सुनती रहती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। सारा ने दिल गिरफ्ता लहजे में जवाब देकर तायद के लिए शम्सा की तरफ देखा। आपा आप इद्दत में हैं, वरना मैं तो आपको यही कहती कि कुछ महीनों के लिए आप किसी हिल स्टेशन पर घर किराए पर लेकर रह लें। माहौल बदलने से जहन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। मरियम ने मोहब्बत से सारा का हाथ थामकर साहिब मशवरा दिया। तुम्हारे मशवरे पर अमल हो सकता है, मगर चंद महीने इंतज़ार तो करना है। सारा ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहकर सर झुका लिया। खुदा ना खास्ता महीनों बाद तो बात खुदा जाने कहाँ तक पहुँचे। अगर मैं इसे कहीं पार्ट टाइम जॉब पर लगवा दूँ,
वैसे भी इसे अब फाइनल पेपर देना है। मरियम हालात की वजह से शदीद दुख की कैफियत में थी और जल्द से जल्द कोई हल निकालना चाहती थी। सगी खाला थी, इकलौती भांजी की हालत ज़ार उससे देखी नहीं जा रही थी। अपने घर में अपने बिस्तर पर भी बेसुकून रहती थी। बहुत मुश्किल है, मानेगी नहीं, सारा ने मायूसी की कैफियत में कहा। मैं अपने ऑफिस में देखती हूँ, हमारी ट्रेडिंग कंपनी पाकिस्तान के टॉप ऑफ 10 में आती है। यहाँ यूथ का स्कोप बन जाता है, सीखने का बहुत मौका मिलता है। यहाँ तो वैकेंसी ही मुश्किल से निकलती है। आजकल एक रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है, वो प्रेगनेंसी लीव पर गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता मैरी, तुम उसका मिजाज अच्छी तरह समझती हो। बाप ने तो एमडी की सीट पर बिठाने का ख्वाब दिखाया हुआ है, नहीं मानेगी। सारा ने मरियम की बात ही मुकम्मल नहीं होने दी। फ़िलहाल तो आपा वो जूनियर अकाउंट ऑफिसर बनने के लायक भी नहीं है। हमारी नीयत जॉब की नहीं है, हम तो उसे बंद कमरे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाभी मरियम ठीक कह रही है, कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। शम्सा जो देर से दोनों बहनों की बातचीत खामोशी से सुन रही थीं, बोल पड़ी, क्योंकि फरी का बंद कमरा उन्हें भी उसी तरह तंग कर रहा था जैसे उसकी माँ और खाला को। बस आप कुछ ना करें, मैं उससे खुद बात कर लूँगी। हमारे ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है आपा। हमारे एमडी ही कंपनी के ओनर भी हैं, खुद भी ख़वातीन की बहुत इज्जत करते हैं और दूसरों से भी यही तवक्का करते हैं। 2-3 छिछोरे लोग आए थे, बॉस ने टर्मिनेट करने में 1 दिन की ताख़ीर नहीं की। यूँ समझे दाऊद अलवी का नाम तो सिग्नेचर बन गया है, सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। दाऊद अलवी का नाम सुनकर शम्सा बुरी तरह चौंक पड़ी थी। दाऊद अलवी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई तो मरियम ने चौंक कर शम्सा की तरफ देखा। शम्सा बाजी, आप जानती हैं अलवी साहब को? हाँ, मगर कुछ ख़ास नहीं। वासिफ़ उनके भांजों को ट्यूशन पढ़ाता है, वासिफ़ भी उनकी बहुत तारीफ़ करता है। शम्सा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ये लीजिए आपा, एक गवाही तो घर में ही मिल गई। मरियम मुतमईन नज़र आई। मुझे गवाही की ज़रूरत ही नहीं, तुम खुद उस कंपनी में 12 साल से जॉब कर रही हो। असल मसला तो यह है कि उसे घर से निकलने पर कैसे राज़ी करें। सारा मुतफक्किर अंदाज में सोच कर कह रही थी। जब तुम इस माहौल में मौजूद हो तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, वो मज़ीद गोया हुई। वासिफ़ दिए गए वक्त से 5 मिनट पहले ही अर्शिला के पुरशिकवा ड्राइंग रूम में मौजूद था। उसका अंदाज़ा था कि वो 5 मिनट पहले पहुंचा है तो अर्शिला साहिबा कम अज़ कम 10 मिनट तो इंतज़ार कराएंगी। मगर उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि सबसे पहले तो दिलफरेब खुशबुओं की लपेटें खुले दरवाजे से दाखिल हुईं और फ़ौरन ही अर्शिला ब्लू जीन्स और मोतिया कलर की खुली डुली कुर्ती में मलबूस, बालों को कैचर में समेटा हुआ था। धुला धुलाया चेहरा, होंठों पर लिपस्टिक का शायबा तक ना था। अपनी घनी पलकों को घबराहट में तेज़ तेज़ झपकाती हुई अंदर दाखिल होते ही उन्होंने सबसे पहले दरवाजे को ठीक से बंद किया और पलट कर मुस्कुराई, जैसे मुस्कुराहट के पर्दे में घबराहट छुपा रही हों। अस्सलाम वालेकुम मैम। वासिफ़ भी इस अचानक हमले से लम्हे भर के लिए सटपटा सा गया था, मगर सलाम करना नहीं भूला। अर्शिला ने उजलत के अंदाज में सर की जुम्बिश से सलाम का जवाब दिया और फ़ौरन बोल पड़ी। यह आपने बहुत अच्छा किया कि वक्त से आ गए। मम्मी से मीटिंग से पहले मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहती हूँ। वो इतनी ज़्यादा बेतरतीब थीं कि बोलते बोलते उसी 3 सीटर सोफ़े पर वासिफ़ के पहलू में ही बैठ गईं, जिस पर वासिफ़ पहले से विराजमान था। वासिफ़ ने कदरे खिसक कर फासला बढ़ाया। ये एक गैर शऊरी और बेसाख्ता अमल था। पहली बात तो ये कि आप टूटू को जानते हैं। अर्शिला शुरू हुई। वासिफ़ को ज़ोरदार झटका लगा, सचमुच हौंक ही लगने लगा। फिर अर्शिला की तरफ देखा। जी नहीं, मैं किसी टूटू को नहीं जानता, आज फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रहा हूँ। आई एम सॉरी। ओफो, मैं कह रही हूँ आप टूटू को जानते हैं, उसके ऑफिस में भी कुछ टाइम काम कर चुके हैं। मिस्टर वासिफ़ समझे, मेरी मम्मी सीरियसली इल हैं, वो वर्किंग के लायक नहीं है। अभी आप उनसे मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अर्शिला की सांसें बेतरतीब हो रही थीं, इसलिए कि दूसरी तरफ समीना इंतहाई बेचैनी से वासिफ़ का इंतज़ार कर रही थी। ओके, मैं टूटू को जानता हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ। फिर इसके बाद क्या कहना है? वासिफ़ कमाल जहानत से मामला समझ गया था। बस यही काफ़ी है, आपने बस यही यकीन दिलाना है कि आप टूटू को जानते हैं। मैं आपके आने से पहले टूटू की और मम्मी की बात करा चुकी हूँ। एक्चुअली इन दिनों वो बाकू में है, वरना आज इस वक्त मेरे साथ होती। आपने फ्लोरा मैम से बात की, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि यूनस अंकल की डेथ के बाद कितना काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। मम्मी आसानी से किसी पर एतमाद नहीं करती और हायरिंग में जितनी देर होगी काम बढ़ जाएगा। कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है जो मम्मी तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। ऑनेस्टली मैं तो अस्पतालों की शक्ल देख देख कर मरने जैसी हो रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, प्लीज़। अर्शिला ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी पेशानी से टिका लिए। वासिफ़ ने उन सादा सी खातून को जैसे देखता ही रह गया, किस तरह आंखें बंद करके उस पर एतमाद कर रही थी, ट्राली में सजाकर उसे जॉब दे रही थी। ये उसकी ज़िंदगी का अनोखा तजर्बा था। अचानक उसे मारिया का ख्याल आया, जो अर्शिला का हमजाद दिखाई दी थी, सुपर एक्टिव स्मार्ट। मिस मारिया आज की मीटिंग में नहीं होंगी। उसकी तो रोज़े अव्वल से मारिया ही से बातचीत हो रही थी, वही कदम कदम पर रहनुमाई कर रही थी। वो मम्मी की नर्स है, लेकिन आप उसे हाउस मैनेजर भी कह सकते हैं। वो मम्मी को तैयार करा रही है। मेरी मम्मी जिससे भी मिलती हैं बहुत अच्छी तरह तैयार होकर मिलती हैं।
बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो किसी के सामने नहीं आती। मैं देखती हूँ, लेकर आती हूँ मम्मी को। बस आपने ख्याल रखना है कि कोई गड़बड़ ना हो, वरना वो आपको किसी सूरत भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगी। ये कहते कहते अर्शिला बड़ी तेज़ी से उठी और एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अर्शिला कमरे से जा चुकी थी, मगर उनकी खुशबू माहौल में सरायत कर चुकी थी। अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए टूटू तो क्या, मैं क्वीन एलिज़ाबेथ को शोज़ पहनाने वाली को भी जान सकता हूँ। डोंट वरी मैम। वासिफ को अपनी हालत ज़ार पर खुद ही हंसी आने लगी। ये देखना बाकी था, मगर शायद अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक तरह से वो दम साध कर समीना का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे के पार कुछ हलचल सी हुई, फिर दरवाज़ा वाह हुआ और एक बहुत खूबसूरत बूढ़ी और कमज़ोर खातून नजर आई, जिनके सीधे हाथ में छड़ी थी और बायां हाथ मारिया ने थामा हुआ था। अकब में अर्शिला हाथ के इशारे से वासिफ को होशियार खबरदार कर रही थी। वासिफ फ़ौरन मुँह दबाना खड़ा हो गया और पेशानी छूकर आदाब बजा लाया। समीना कड़े तेवर के साथ पलकें झपकाए बगैर वासिफ को सर से पाँव तक घूर रही थी। ये तो कहीं से भी 30-35 का दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा है। कितने दिन काम किया है तुमने टूटू के साथ? समीना का अंदाज तहकुमाना था। अंगूरी रंग की असली रेशम की नफीस हल्की फुल्की साड़ी में मलबूस ज़मुर्द का मुकम्मल सेट पहने हुए, बड़े बड़े सच्चे मोतियों वाला हार नाफ से नीचे तक झूल रहा था। सीधे हाथ में बगैर डिज़ाइन की दर्जन भर सादा सी सोने की चूड़ियाँ, बाएं हाथ में जिगर जिगर करती रिस्ट वॉच। उफ, एक उम्मीदवार का इंटरव्यू करने के लिए इतनी ज़बरदस्त तैयारी तो पार्टी में जाने की क्या तैयारी होती होगी। उसे पहला ख्याल यही आया था। वो तशरीफ़ फरमा हो चुकी थी। जी, उनके पास तो ज़्यादा काम ऑडिट ही का था। वासिफ को लगे हाथ यही जवाब सूझा। साथ ही अर्शिला की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि गलती तो नहीं हुई। ऑब्वियसली उसे सारी दुनिया से फंड्स मिलते हैं, उन्हीं का हिसाब किताब करना होता है, मगर हमारा काम तो इतना सिंपल नहीं है। और ये तुमने इतनी सी उम्र में इतने सारे काम कैसे कर लिए? 30 के तो तुम कहीं से नहीं लगते। समीना फिर वासिफ को घूरने लगी। मम्मी, हम पहले इनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, फिर एज भी डिस्कस कर लेंगे। फ्लोरा मैम सिर्फ 3 दिन तक अवेलेबल हैं। यूनस अंकल सर्वाइव कर भी गए तो काम देखने के काबिल नहीं होंगे, लॉन्ग बेड रेस्ट पर चले जाएंगे। अर्शिला ने अफरा तफरी के अंदाज में माँ को हौलाया ताकि वो अपने मतलब की बात करके जल्द फारिग हों। ओह यस। समीना के बूढ़े असाब ये हमला बर्दाश्त ना कर सके। उनके वजूद पर कपकपी सी तारी हो गई। सारे असासे जैसे किसी इतवार बाजार के स्टॉल्स पर धरे नज़र आने लगे। ओके, फ्लोरा से मेरी बात हुई है, वो तो गो हेड दे रही है। मैं सिर्फ टूटू की वजह से तुम्हें कंसिडर करूँगी, वरना आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। हम किसी अनजान लड़के के झांसे में आना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या खबर कब पिस्टल निकाल कर डकैती कर जाए। इसी वजह से तो मैंने आज तक पाकिस्तान में प्रॉपर ऑफिस मेंटेन नहीं किया। मेरे काम हो रहे थे, मुझे क्या पड़ी थी कि बकरी पालती। एनी हाउ, तुम्हारे सेल में टूटू का नंबर तो होगा, उसे वीडियो कॉल पर मिलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ज़रा मेरी तसल्ली हो जाएगी। वासिफ के तो गोया हाथों के तोते उड़ गए। उसने घबराकर अर्शिला की तरफ देखा। मारिया ने इशारे से कहा कि वो कह दे ये उसका नया सेल फ़ोन है। वो गोंगों की तरह इशारे कर रही थी, मगर वासिफ के खाक पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो मैम, मेरी काफ़ी दिनों से टूटू मैम से बात नहीं हुई। बाकू जाकर तो वो बहुत बिजी हो गई हैं, मैं देखता हूँ। उसने जेब से सेल फ़ोन निकालते हुए घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की। इस दौरान मारिया ने अपने सेल से टूटू का नंबर वासिफ को सेंड कर दिया था। वासिफ की जान में जान आई। उसने फ़ौरन नंबर डायल किया, मगर शायद टूटू अजनबी नंबर रिसीव नहीं करती थी। मेरा ख्याल है सिग्नल इशू है, कॉल कनेक्ट नहीं हो रही। ये कहकर वासिफ ने अपना सेलफोन अर्शिला की तरफ बढ़ा दिया। आप चेक कर लें मैम, या फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं, मे भी वो खुद कॉल बैक करें। अर्शिला ने उसके हाथ से सेलफोन ले लिया। मैं देखती हूँ। अर्शिला ने बहाने से टूटू का नंबर सेव कर दिया। सेव होते ही टूटू की एनजीओ का लोगो आ गया। उसने डाटा ऑफ करके मिलाया और समीना को दिखाने लगी। ये देखिए मम्मी, कनेक्ट नहीं हो रहा। समीना ने बहुत गौर से देखा। सामने टूटू की एनजीओ का लोगो वाजे था। कोई शक शुबा ही बाकी ना रहा। समीना के चेहरे पर एक सुकून की कैफियत नज़र आने लगी। उन्होंने खुद अपने हाथों से सेलफोन वासिफ की तरफ बढ़ाया। ओके, फ़िलहाल हम तुम्हें 3 महीने ट्रायल पर रख कर देखते हैं। अब अर्शी और मारिया ही तुमसे बातचीत करेंगी। मैं ज़िंदा रही तो 3 महीने बाद तुमसे मीटिंग करूँगी। वो अब उठने के लिए छड़ी पर जोर डालने लगी। अर्शिला और मारिया ने तो जैसे रुकी हुई सांसें निकालना शुरू की। बस नहीं चल रहा था कि मुबारक हो की सदाएं बुलंद करने लगें। एक एसाब शिकन जंग लाहक हुई थी, मगर टेबल टॉक पर तमाम हो गई थी। एक तरह से वासिफ कामयाब हो चुका था। मारिया समीना को उठने में मदद दे रही थी। अर्शिला ने वासिफ की तरफ देखते हुए शुक्र अदा करने के अंदाज में चेहरे पर हाथ फेरे। वासिफ ने भी खुद को हवाओं में उड़ता महसूस किया, यूं जैसे दूर अफ्तादा गांव का बाशिंदा किसी जगमगाते शहर में आ बसा हो। उसे समीना की एहतियात समझ आ रही थी। एक बूढ़ी औरत के पास दौलत का अंबार लगा हो, उसकी तो नींद में भी एक आंख खुली रहेगी। इसे चाय कॉफ़ी सर्व करो मारिया, मैं देख रही हूँ टेबल पर पानी का ग्लास तक नहीं है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कांपती आवाज़ में कह रही थी। वासिफ ने गोया एक बूढ़ी खातून को इतना चौकन्ना और अलर्ट पाकर दिल ही दिल में सैल्यूट किया था।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने सेंसेस में हूँ मेरी खाला। मुझे पता है आप मुझे बेवकूफ़ बनाकर किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जा रही हैं। फरी जो कंप्यूटर में खुद को मसरूफ़ करने के लिए बेमकसद साइट्स विज़िट कर रही थी और मरियम के मशवरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, एकदम फाड़ खाने को दौड़ी। मरियम फरी के बिल्कुल साथ लगकर खड़ी थी। बेसाख्ता उसने फरी का सर अपने साथ लगा लिया। अल्लाह ना करे तुम्हें ऐसा कुछ हो कि मैं तुम्हें बहाने बनाकर कंसल्टेशन के लिए लेकर जाऊँ। सिर्फ 3-4 महीने की बात है। तुम इस बंद कमरे से कुछ घंटे मुख्तलिफ माहौल में और मसरूफियत में गुजारोगी तो तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। आगे क्या करना है समझ आने लगेगा। मरियम ने प्यार से उसके सर पर बोसा दिया। खाला, अब मुझे समझ कर करना भी क्या है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। प्लीज़ मुझे आप लोग मेरी मर्ज़ी से जीने दें। फरी ने बेजारी से खुद को मरियम से अलग किया। इसे जीना नहीं कहते मेरी जान, एक बार खाला की बात मान लो, तुम्हें खुद अच्छा महसूस होगा। मरियम एक तहैया करके फरी के पास आई थी। अचानक बेवा हो जाने वाली बहन को वो मज़ीद इम्तिहानों से बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसका कुल असासा ये इकलौती औलाद थी। जो बॉस है ना, तो जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद चाहेगा कि इस पीसफुल माहौल में कुछ वक्त गुजारो। इतना शानदार ऑफिस सेटअप है कि अंदर दाखिल होते ही बंदा एनर्जेटिक हो जाता है। ब्लू और स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। ग्रीन प्लांट्स, एक्वेरियम, फाउंटेन्स, लाइट थीम, एक प्रॉपर डाइनिंग रूम है। 22 बंदे एक साथ लंच करते हैं। लंच बाहर से नहीं आता, ऑफिस किचन में ही तैयार होता है। चाय, कॉफ़ी का सेटअप और स्टाफ अलग है। फरी ऐसा ऑफिस सेटअप बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनाता, बड़े दिल वाला ही बनाता है। क्योंकि बिल तो बहुत से लोगों के पास होते हैं मगर दिल किसी किसी को मिलता है। मरियम ने कुछ इस तरह से नक्शा खींचा गोया जन्नत के किसी इलाके का तज़किरा कर रही हो, क्योंकि सच में बहुत असर और दम होता है जो दिल में खुद ब खुद जज्ब हो जाता है। ओके मेरी खाला, एक बार विज़िट कर लेती हूँ। आप इतना कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं तो ये समझ लेती हूँ कि आपका ऑफिस देखने जा रही हूँ। फरी के थके हुए एसाब खलूस और मोहब्बत की इस प्रेशर की ताप ना ला सके। मज़ाहमत खुद ब खुद दम तोड़ने लगी। इतना कुछ सुनकर भी वो निढाल ही नज़र आ रही थी। रात गई उसे मारिया का मैसेज मिला था कि समीना मैम सुबह आपके साथ नाश्ता करेंगी और मैम फ्लोरा से वीडियो लिंक पर मीटिंग भी करेंगी। वासिफ के एसाब चटकने लगे। जिस काम को वो बाएं हाथ का खेल समझ रहा था वो तो जुए शेर निकालने के मतरादफ साबित हो रहा था। अर्शिला और मारिया से मीटिंग के बाद ज़िंदगी बादे बहार का झोंका लगने लगी थी। नज़रों के सामने कम से कम 1300 सीसी की नई कार जगमगाने लगी थी। मगर मैम समीना ने तो मुख्तसर सी मीटिंग में गोया उसको गले से पकड़ लिया था। उसने फौरी अपने मामूलात का जायज़ा लिया ताकि अंदाज़ा लगा सके कि नाश्ता मीटिंग के बाद वो अपने कौन कौन से काम अंजाम दे सकता है। उसके बाद उसे मैम समीना की डाइनिंग टेबल पर बैठने और एक शानदार लुक देने के लिए पहनावे का भी इंतखाब करना था। ओह गॉड, इस उम्र में ये एक्सरा निकालती आंखें हैं तो जवानी में क्या हाल होगा। शायद मरहूम शोहर इन हसीन जासूस निगाहों की ताब ना ला सके, जल्दी जान छुड़ा ली। इस नाश्ते की वजह से उसका योमिया निज़ाम कदरे दरहम बरहम हो रहा था, मगर मामला इतना नाजुक था कि हर सूरत संभालना ही था। वो जुमे के लिए तैयार शलवार सूट मंगल को पहनने पर राज़ी हो गया ताकि एक नई लुक में सामने जाए। शायद झाग जैसा सफ़ेद रंग माहौल में हम आहंगी पैदा करने का बाइस बन जाए। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ स्याह लेदर की पिशावरी चप्पल पहनी थी और वाइट ऊद का स्प्रे भी कर लिया था। गोया मंगल को जुमा कर लिया। उसने बाइक की बजाय ऑनलाइन टैक्सी से सफ़र करना मुनासिब समझा ताकि कड़क लिबास की आबोताब कायम रहे। ये ना हो कि इतनी मेहनत के बाद भी लगे कि लिबास सराही से खींच कर निकाला गया है। कदआदम आईने में खुद पर एक आखिरी तायराना नज़र डालकर वो कमरे से निकल गया था। घर में माँ तो थी नहीं जिसे एहतमाम से खुदा हाफिज़ कहता। मैम, मैं आपका कोई सिंपल सा हेयर स्टाइल बना देती हूँ, इस कॉफ़ी कलर टी शर्ट के साथ। मारिया अर्शिला के तलब करने पर उसके कमरे में आई थी। अर्शिला का मूड ऑफ था। वो खाकी रंग की जीन्स और कॉफ़ी कलर टी शर्ट पहने इजी चेयर पर झूल रही थी। कल ही तो मीटिंग हुई है, अब सुबह सुबह नाश्ते पर बुला लिया। समझ नहीं आ रही अब क्या रह गया पूछने को। अर्शिला ने मारिया की बात का जवाब देने के बजाय फट पड़ने के अंदाज में अपनी बात की। मम्मी को पता भी है कि अर्ली जागने से मैं सारा दिन डिस्टर्ब रहती हूँ, फिर भी 9 बजे नाश्ते का टाइम रख लिया। वो बड़बड़ाई। लेकिन मैम ने तो आपको बताया है और ये कहा है कि आपकी मर्ज़ी, आप नाश्ते में शामिल होना चाहें तो 9 बजे टेबल पर आ जाएं। मारिया ने कदरे हिचकिचाते हुए जवाब दिया था। वो अर्शिला के ऑफ मूड से घबराती थी। लेकिन साथ तो बैठना पड़ेगा ना, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ लें और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाए। बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम मम्मी को देखो, उनको तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। ज्वेलरी बॉक्स लेकर बैठी होंगी। सो क्रेजी। अर्शिला ने बोलते बोलते अपनी पेशानी दबाना शुरू कर दी। पता नहीं अब क्या पूछना रह गया है। शायद यही कि एहराम मिस्र की कंस्ट्रक्शन के टाइम मेरे बाप दादा क्या सर्विस दे रहे थे, या रेड इंडियंस के साथ कभी खाना वगैरह खाते थे। ये कहकर अर्शिला ने अपने सर पर हथेली से धप धप किया, गोया मसाज कर रही हूँ। पता है मम्मी को, मैं इतनी जल्दी उठ भी जाऊँ तब भी 2 घंटे तक मैं नींद में होती हूँ। नया बंदा है, नया बंदा है। हाँ,
हमारे खजाने तो मदगास्कर के गारों में छुपे हुए हैं, ये वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। हर किसी पर शक कि उसकी नज़र हमारी दौलत पर है। FBI सर्टिफिकेट के डबल चार्ज करता है हमारा लॉयर। मम्मी उससे टाइम ही इतना ज़्यादा डिमांड करती हैं। मारिया ने बाहर निकलते निकलते अर्शिला की आखिरी बड़बड़ाहट सुनी। वो फिक्रमंद सी नज़र आ रही थी कि नाश्ते की मेज़ पर कोई बदमज़गी ना हो जाए। मरियम फरी को पिक करने बहुत मार्जिन से पहुंची थी कि उसे यकीन ही नहीं था कि वो उसे तैयार मिलेगी। लाजमन उसे चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि वो ब्लैक पैंट और सी ग्रीन कुर्ती पहने तैयार मिली थी। छोटा सा ब्लैक स्कार्फ भी गले में लटकाया हुआ था। ज्वेलरी ना मेकअप, कैचर में मकीद बाल और बिल्कुल सपाट चेहरा। मेरी खाला CV नहीं है मेरे पास, मेरा मूड नहीं बनाने का। बस यूँ समझे मैं आपके ऑफिस का विज़िट करने जा रही हूँ, जॉब वाब का बाद में देखूंगी। वो बेतासुर लहजे में गोया हुई। आंखों से ऐसी उदासी टपक रही थी कि मरियम का दिल दुख से भर गया, मगर उसने खुद पर काबू पाकर उसे प्यार किया। कोई बात नहीं, अब चलो, आप और फुप्पो को खुदा हाफिज़ बोलो। फिर रश में खाला की ड्राइविंग देखना, ओवरटेक नहीं करने देती किसी को। मरियम ने हल्की फुल्की बात करके उसका मूड बनाना चाहा। उफ, रश में ड्राइव करके आप थकती नहीं हैं? फरी तो गोया सुनकर ही थक गई थी। ऑफिस पहुंचकर सारी थकन उतर जाती है। घर से प्योर बटर के स्लाइस ले जाती हूँ, बड़े से मग में कॉफ़ी बनवाती हूँ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन या जेट प्लेन बन जाती हूँ। इसीलिए तो आज तुम्हें अपना ऑफिस दिखाने ले जा रही हूँ कि एनवायरनमेंट का इंसानी जहन पर कितना गहरा असर होता है। वो उसे शानों से थामे लाउंज में ले आई थी, जहाँ सारा उन दोनों की मुंतज़िर थी। मैरिस ने नाश्ता नहीं किया। उन्होंने दोनों को देखकर बहन से कहा, आपा मैंने भी नहीं किया, सिर्फ एक कप चाय पीकर निकली हूँ। आप फिक्र ना करें, आज मैं इसे बहुत अच्छा नाश्ता कराऊंगी। मरियम ने तसल्ली दी। मामा फुप्पो कहाँ हैं? फरी ने इधर उधर नज़र दौड़ाकर शमसा को तलाश किया। वो शायद ऊपर कुरान पढ़ रही होगी, सारा ने अंदाजे से कहा। ऊपर? मरियम ने कदरे उलझ कर देखा। टेरेस पर इस वक्त रोशनी अच्छी होती है तो कुरान लेकर ऊपर चली जाती हैं। ओके, तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। मैं तो शाम को ही वापस आती हूँ, मगर फरी को मैं ऑफिस वैन से पहले ड्रॉप करा दूँगी। आप परेशान ना होना। मरियम ने आगे बढ़कर सारा के रुखसार पर बोसा दिया। नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात, तुम्हारे साथ है, तसल्ली है। सारा ने गमो अंदोह की काटदार लहरें जिगर में जज्ब करते हुए कहा था। सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो। समीना ने ग्लासेस के मोटे अदसों से वासिफ की तरफ घूरा। अर्शिला कांप गई। कहीं इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर मम्मी वासिफ को रिजेक्ट ना कर दें। उन्होंने घबराकर मारिया की तरफ देखा, जो दलिया समीना के बाउल में डाल रही थी और उनके दाएं जानिब खड़ी मामूल का नाश्ता करा रही थी। वासिफ भी लबो लहजे पर सटपटा सा गया था। यस मैम, मेरी माँ ने मुझे परवरिश किया है और बेहतरीन अकेडमीज़ में मुझे तालीम दिलाई है। वासिफ ने बड़े एतमाद से जवाब दिया था। ओके, फ़ादर के बारे में क्या बताना चाहोगे? समीना ने बाउल सामने करते हुए वासिफ की तरफ देखा। कुछ खास नहीं, सेपरेशन हो गई थी। मैंने अपने होश में फ़ादर को नहीं देखा। हाउ स्ट्रेंज। समीना ने हाथ में पकड़ा हुआ स्पून वापस बाउल में रख दिया। उन्होंने कभी मिलने की कोशिश नहीं की? समीना ने फिर सवाल किया। मम्मी, वासिफ हमारे पास जॉब के लिए आया है, शादी का कैंडिडेट नहीं है। अब अर्शिला की बस हो गई थी। डोंट डिस्टर्ब। समीना ने अर्शिला की तरफ खफगी से घूरा। बैकग्राउंड की बहुत अहमियत होती है। आपने वासिफ का एकेडमिक रिकॉर्ड देखा है ना, कितना शानदार है। हमारे लिए ये बहुत है। प्लीज़ मम्मी, आप जॉब से रिलेटेड बात करें। वो शायद इन सवालों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होगा। आप तो एक सिंपल जॉब को CSS का पेपर बना रही हैं। अर्शिला भी गोया डट गई थी। यूँ भी नींद पूरी ना होने की वजह से उनके एसाब चटक रहे थे। ये सब जॉब से ही रिलेटेड है। मैं अपना इत्मीनान कर रही थी कि हमारा काम करते हुए इसके अपने प्रॉब्लम्स तो साथ नहीं चल रहे। हमारा सारा काम हिसाब किताब का है। सांप सीढ़ी का खेल। 1-0 कम ज़्यादा पढ़ने से सारा सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ जाता है। समीना ने कदरे सख्त लहजे में अर्शिला को समझाया। वासिफ ने दिल ही दिल में एक बीमार बूढ़ी मगर स्मार्ट खातून को दाद दी, जो इतनी मुस्तैदी के बारीकियों में उतर जाती थी। बहरहाल मुझे खुशी हुई कि वासिफ पर घर की तरफ से कोई भारी जिम्मेदारियां नहीं हैं। तुम्हारी तरह अपनी माँ की इकलौती औलाद है। ना बहनों की शादियां करनी है, ना छोटे बहन भाइयों का करियर बनाने के लिए जान खपानी है। यानी हम आराम से इसके 18 घंटे भी ले सकते हैं, ये अवेलेबल होगा। समीना ने बड़ी शान बेनियाजी से कहा था। मारिया को अर्शिला से ज़्यादा चक्कर आए थे क्योंकि वो खड़ी हुई थी। वासिफ को हाथ में पकड़ा कॉफ़ी मग टेबल पर रखना दोभर हो गया था। 18 घंटे ये दुनिया में कहाँ होता है। वो सचमुच ज़हनी तौर पर मुंतशिर हो गया था। अवेलेबल का मतलब? मैम, समीना उसे जब चाहे तलब कर सकती हैं। उसकी अपनी ज़िंदगी की कोई तरतीब नहीं होगी। अच्छी सी नई कार पलक झपकते में फिर खटारा बाइक में तब्दील हो गई। मेरा ख्याल है वासिफ मेरी बात सुनकर डबल माइंडेड हो गया है। समीना ने तायद तलब नज़रों से अर्शिला की तरफ देखा। आपने इतना ग्रेट प्लान उसे दिया है। मेरा ख्याल है वो बेतहाशा खुशी की वजह से बात करना भूल गया है। अर्शिला ने जलकर माँ को जवाब दिया था और मारिया ने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त की थी। समीना बड़ी अदाओ तरह से मुस्कुराई और वासिफ के कॉफ़ी मग की तरफ इशारा करते हुए बोली, जेंटलमैन, कॉफ़ी पियो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
सैलरी तुम्हें 8 घंटे की सर्विस पर मिलेगी, उसके बाद पर आवर तुम्हें ओवर टाइम मिलेगा और यह पर डे होगा। जितने घंटे एक्स्ट्रा सर्व करोगे उसी दिन तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट जाएगा ताकि तुम रोज़ लाइफ इंजॉय करो। और जिस दिन तुम हमें एक्स्ट्रा टाइम ना देना चाहो तो सॉरी कह सकते हो। मारिया, अर्शिला, वासिफ ने गोया अपनी रुकी हुई सांसें सीनों से आज़ाद की थी। फैंटास्टिक, अर्शिला के मुंह से बेसाख्ता निकला था, जबकि वासिफ अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। मारिया भी बहुत दिली मुसरत महसूस कर रही थी। अर्शिला ने जल्दबाजी में आंखों में कुछ हसीन सपने सजा दिए थे। अब सुनो, मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। समीना ने नैपकिन से अपना मुंह साफ करते हुए वासिफ की तरफ गौर से देखा। तीनों हमतन गोश हुए थे। मैं चाहती हूँ हमारा काम करते हुए इससे बेहतर जॉब के लिए अपनी सीवी जगह जगह शेयर ना करो और हम आए दिन एम्प्लॉय तलाश ना करें। वैसे भी हमारे मामलात बहुत कॉन्फिडेंशियल किस्म के हैं, हमें बहुत सारे राजदारों की ज़रूरत नहीं है। समीना ने दो टोक अंदाज में जवाब देकर चाय का कप उठा लिया। अब अर्शिला ने हैरत और मुसर्रत से माँ की तरफ देखा था। इट मीन्स हम वासिफ को हमेशा के लिए ले रहे हैं। वो अपनी फितरी बेसाख्तगी से गोया हुई थी, मगर समीना ने टोकने वाली निगाह से बेटी को घूरा था। रबिश, हायरिंग कर रहे हैं, जिस तरह यूनस 40 साल से हमें सर्व कर रहे थे। ओह सॉरी, अर्शिला ने कदरे खिसियाकर माजरत की। वासिफ लफ्ज़ 40 साल पर चकरा कर रह गया था। 40 साल की गुलामी। सॉरी टू से मैम, जॉब के लिए हायरिंग होती है, कोई एम्प्लॉय को ख़रीदता नहीं है। इंसान कोई भी काम करे उसे फ्रीडम का एहसास होना चाहिए तो वो अपना बेस्ट पेश करता है। वासिफ ने हाजिर दिमागी से वो जवाब दिया जो इस मीटिंग के बाद दिया जाता तो बेअसर हो जाता। ओह श्योर, मुझे तुम्हारे इस जवाब से बहुत खुशी हुई। तुम पैसे की अट्रैक्शन में मसलहतन भी खामोश रह सकते थे। तुम्हारे जवाब से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल शो हो रहा है और हमें यही चाहिए। मेरा मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हम अपने एम्प्लॉय को इतना खुश रखें कि वो खुद हमें छोड़कर जाना पसंद ना करे। इसके बाद भी अगर तुम समझते हो कि तुम हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो रिज़ाइन करना तुम्हारा राइट है, वो तो कोई भी तुमसे नहीं छीन सकता। समीना के जवाब से माहौल एकदम हल्का फुल्का हो गया। अर्शिला ने सुकून की गहरी सांस ली थी। आप ठीक से नाश्ता करें वासिफ, फिर मैं आपको अपने घर में इंडोर गेम्स का सेटअप दिखाती हूँ। अपना बेसमेंट वाला स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, स्नोकर हॉल, टेबल टेनिस रूम, कैरम, लूडो, चेस, कार्ड्स खेलने के लिए फ्लोर सीटिंग मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ बनाया हुआ है। मेरे क्लास फेलोज़ मेरे घर आकर खेलते थे, बहुत इंजॉय करते थे। फिर मम्मी ने मेरी शादी कर दी। बोलते बोलते अर्शिला की आवाज़ में अजीब सा दुख उभरने लगा। अर्शी, पीछे नहीं देखो, आज में रहो, अभी की बात करो। तुम ज़रूर वासिफ को विज़िट कराओ। अच्छा है, वासिफ जब काम से थक जाया करेगा तो बेसमेंट में जाकर इंजॉय कर लिया करेगा। यह सुनकर तो अर्शिला खासी पुरजोश नज़र आने लगी, जैसे गुजरे दिनों की कोई फिल्म आंखों के सामने चल पड़ी हो। मैं अपने हस्बैंड के साथ स्क्वैश खेलती थी और टूटू के साथ टेबल टेनिस। एक और फ्रेंड थी मोमी, उसके साथ चेस खेलती थी। एक्चुअली चेस तो मुझे मोमी ने ही सिखाई थी, मगर मैं हमेशा उससे हार जाती थी। शायद ये गेम शार्प माइंडेड लोगों का है और मैं बहुत स्लो हूँ। अर्शिला की आवाज़ में महसूस होने वाली उदासी दर आई थी। टेबल पर नाश्ते के नाम पर जितने लवाजमात धरे थे उसका सिर्फ 2% ही इस्तेमाल हुआ था। समीना की बेतकान बातचीत के दौरान बस इतना ही खाया पिया जा सकता था। खुद समीना तो अपना दलिया, एक फ्रेंच टोस्ट और चाय लेकर फारिग हो चुकी थी और बड़ी तसल्ली से वासिफ और अर्शिला की तरफ देख रही थी। ऐसे में वासिफ को खाना पीना दुश्वार लग रहा था। मारिया समीना के नाश्ते के बाद अंदर चली गई थी। मम्मी, मैं वासिफ को बेसमेंट में ले जाऊं? अर्शिला ने माँ से इजाज़त चाही। श्योर, मैं अब अपने रूम में जाकर मेडिसिन लूँगी। आई विल मीट वेरी सून जेंटलमैन। ये कहकर समीना ने मारिया को आवाज़ दी और थोड़े फासले पर दीवार के साथ लगे अपनी स्टिक की तरफ देखा। वासिफ उनकी निगाहों के ताक़ुब में था। उसने मारिया के आने से पहले ही बड़ी फुर्ती से खड़े होकर आगे बढ़कर स्टिक उठाकर उनकी तरफ बढ़ा दी। समीना ने खुश होकर वासिफ की तरफ देखा। वेरी स्मार्ट, थैंक यू वेरी मच। समीना के तासुरात पर अर्शिला के सर से गोया मनो टनो बोझ उतर गया था। मारिया भी एक तरफ से तेज़ तेज़ चलती आती दिखाई दी। ऑफिस में अंदर दाखिल होते ही गोया फरी पर सहर सा तारी हो गया। एक वसी लाउंज में रिसेप्शन सेटअप, दाएं बाएं ब्लू लेदर के सोफ़े, दाखिली दरवाजे के साथ सुर्ख गमलों में हरे भरे पौधे, पौधों के पीछे चिकने पत्थरों की क्यारियाँ जिन पर बरकी रोशनियाँ बरस रही थीं। सोफ़ों के दरमियान फ़िश एक्वेरियम जिसमें चमकते रंगों की छोटी छोटी मछलियाँ गोते लगा रही थीं। मुख्तलिफ फासलों पर 3 खूबसूरत तरीन एक्वेरियम शीशे की टेबल्स पर अजीब नज़ारा पेश कर रहे थे। सामने ही कुशादा लॉबी थी जिसके दोनों तरफ शीशे के केबिन थे जिनमें कुछ लोग काम में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। लॉबी के इख्तिताम पर गोल दायरे में आबशार की बहारें थीं। बरकी रोशनियों के रंग बदलने से आबशार से गिरते पानी का रंग भी बदल जाता था। माहौल में ट्यूलिप एयर फ्रेशनर की दिलखुशकुन खुशबू रची हुई थी। मरियम फरी को लेकर अपने केबिन में दाखिल हो गई। बड़ी सी बेजवी शक्ल की शीशे की टेबल पर कंप्यूटर और लैपटॉप रखा हुआ था। मरियम ने अपना शोल्डर बैग टेबल पर रख दिया और अपनी चेयर संभालते हुए सामने रखी चेयर की तरफ इशारा करके फरी को बैठने के लिए कहा।
फरी खामोशी से बैठ गई। मरियम के बाएं तरफ 8 दरवाज़ों वाला आयरन लॉकर रखा हुआ था। उसी के साथ काउंटर के साथ दीवार पर केबिन बने हुए थे। काउंटर पर एक खूबसूरत गुलदान, एश ट्रे और मरियम के बच्चों की फ़ोटोज़ जो फ्रेम में थे लगी हुई थी। मेरी खाला, ऑफिस तो वाकई कमाल है। आपको तो काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता होगा। पिलाकर उसने लब कुशाई की। तो मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोल रही थी। ऑफिस में दाखिल होते ही समझो मैं किसी और प्लेनेट पर आ जाती हूँ। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करती है मेरी जान। तुम्हें तो पता है ना, मैं अपनी शादी से पहले यहाँ जॉब कर रही हूँ। शादी के बाद मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। तुम्हारे अंकल का अपना घर है, जॉब बहुत अच्छी है और उन्हें मेरी जॉब की ज़रूरत भी नहीं थी, मगर मैंने जॉब कंटिन्यू रखी। बस यहाँ मैं बहुत सुकून से काम करती हूँ, हैंडसम सैलरी लेती हूँ। बात बात पर हस्बैंड से पैसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मरियम ने अपना शोल्डर बैग खोलकर बॉडी स्प्रे निकालकर हल्का सा स्प्रे किया। कभी कभी आपको देखकर मैं सोचती थी मेरी खाला हमेशा रिलैक्स्ड नज़र आती हैं। स्माइलिंग फेस, हर कोई खाला से मिलकर खुश होता है। तो यही वजह है कि आप खुद को कंफर्टेबल फील करती हैं। ऑफ कोर्स मेरी जान, अल्लाह का शुक्र है। शायद हमें उन लोगों की नज़र लगी है जो कहते थे कि हम दोनों बहनों की किस्मत बहुत अच्छी है। आपा भी सालार भाई के साथ खुश और मुतमईन थी, हर तरह की नेमत मुयस्सर थी। मरियम के लहजे में अफसुर्दगी उतर आई, मगर अपनी रो बहकने पर खुद ही चौंक पड़ी और खुद को संभालने के लिए ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। उसी वक्त गैबी मदद आ गई और इंटरकॉम पर रिंग हुई। घंटे की आवाज़ ने दोनों का जहन बदल दिया। मरियम ने रिसीवर उठाया। जी सर, फिर रुककर कॉलर की बात सुनने लगी। जी सर, मुझे पता है आपने कैमरे की आंख से देख लिया होगा कि मैं फरीशा को लेकर आई हूँ। आती हूँ सर। यह कहकर मरियम ने रिसीवर रखकर फरी की तरफ देखा और कुर्सी धकेलकर उठ खड़ी हुई और इशारे से फरी को भी सीट छोड़ने का कहा। फरी ने बाहर की तरफ जाती मरियम की तकलीद की। मरियम उसे लेकर मसनूई आबशार की तरफ आई। आबशार के साथ ही एक घूमता हुआ चक्करदार जीना ऊपर जा रहा था। दोनों जीना तय करके ऊपर पहुंची तो बाएं जानिब एक चमचम करता आबनूसी दरवाज़ा नज़र आया। पूरे फ्लोर पर सिर्फ दरवाजे नज़र आ रहे थे। मरियम ने पहले दरवाजे पर उंगली से दस्तक दी और साथ ही हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही हल्की सी खुनकी के साथ जाँ फिजा खुशबुओं ने वालिहाना खैर मकदम किया। लकड़ी की दीवारों का हमरंग फर्नीचर था। फुल साइज़ ऑफिस टेबल जिस पर टेबल, कैलेंडर, लैपटॉप और कुछ फाइलें रखी हुई थी और एक बहुत खूबसूरत नफीस सिर्फ 4 इंच जगह घेरने वाला टेबल लैंप भी नज़र आ रहा था। टेबल के उस पार मरियम के बॉस को देखते ही फरी को 440 वोल्ट का झटका लगा था। उसे रात में मध्यम रोशनियों में दाऊद अलवी से होने वाली मुलाकात इस तरह याद आई जैसे बादलों से भरे आसमान में बिजली का कूंदा लपकता है। जबकि दाऊद अलवी चौंके तो नहीं थे, मगर एक सोच आंखों में उभरी थी, गोया अपनी याददाश्त पर जोर डाल रहे हों। वो एकदम से फरी को पहचान भी नहीं सकते थे। जिस फरी को उन्होंने उसके घर के गेट के सामने देखा था वो अपने शोहर के साथ बहुत अच्छे हाल में थी। मॉडर्न ड्रेस, ज्वेलरी, पार्टी मेकअप। इस वक्त तो वो फरी सामने थी जो मुंह धोकर घर से निकली थी। कानों में टॉप्स तक नहीं थे, बाल कैचर में सिमटे हुए थे। हैव अ सीट प्लीज़। दाऊद अलवी की आवाज़ ने माहौल में इर्ताश पैदा किया। मरियम को फरी के दम बखुद होने की वजह से अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कम अज़ कम उसे सलाम तो करना चाहिए था। कुछ दाऊद अलवी का अंदाज़े निगाह भी समझ में आने वाला नहीं था। एक्सक्यूज़ मी सर, शायद आप एक मरतबा हमारे घर आ चुके हैं। आपने शायद अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था। फरी की बात पर वो मरियम ने चौंक कर फरी की तरफ देखा था। ओह यस, मुझे भी आपको देखकर कुछ रिकॉल हो रहा था। एक्चुअली मैं वासिफ से मिलने गया था और आप अपने हस्बैंड के साथ कोई पार्टी अटेंड करके वापस घर आई थी। मैंने आपसे वासिफ के न्यू हाउस का एड्रेस लिया था। जी मुझे याद है, फरी ने जवाब देते हुए पहलू में बैठी खाला की तरफ देखा। नाइस टू मीट यू। आपके हस्बैंड कैसे हैं, आजकल क्या करते हैं? दाऊद अलवी पूछने लगे तो मरियम की सांसें सीने में अटकने लगी। जिन यादों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वो लम्हों में अकारत चली गई थी। फरी ने जवाब देने के बजाय सर झुका लिया था। वो उबलते हुए आंसुओं का रास्ता रोकने की मुशक्कत में पड़ चुकी थी। दाऊद अलवी हैरत की इंतहा पर बारी बारी खाला भांजी की तरफ देख रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पूछ लिया। ये तो मामूल के मुलाकाती अल्फाज हैं। आई एम सॉरी सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ़िलहाल इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं क्योंकि ये एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बिजी हो जाए और इसका माहौल चेंज हो। मरियम ने बड़े करीने से सूरत हाल पर काबू पाया। ओके ओके, आई एम सॉरी, मेरी किसी बात से मिस फरीशा की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं तो मैं दिल से माजरत करता हूँ। दाऊद अलवी तो वक्ती तौर पर दर हकीकत चकरा गए। नो प्रॉब्लम सर, जब किसी को फैक्ट्स पता नहीं होती तो वो कोई भी बात कर सकता है। मरियम ने जल्दी से दाऊद अलवी को ना करदा जुर्म के एहसास से आज़ाद किया। हम डायरेक्ट काम की बात शुरू कर देते हैं। मिसेस खान, आप हमारे यहाँ सीनियर मोस्ट हैं, ऑफिस के तमाम मामलात अच्छे से समझती हैं। स्नोबर 4 माह की छुट्टियों पर गई हैं। हम फ़िलहाल फरीशा से वही काम लेंगे जो स्नोबर कर रही थी। वो वापस आएंगी तो फरीशा के लिए कुछ नया सोचेंगे। दाऊद अलवी ने कमाल महारत से माहौल तब्दील कर दिया था। मैं मिसेस कमाल से कहता हूँ वो कुछ वक्त निकाल कर मिस फरीशा को इनका काम समझा दें, क्योंकि आपका काम बहुत सेंसिटिव है। आप अपने काम पर फोकस्ड रहें। दाऊद अलवी ने मरियम को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा।
ये अलग बात उनकी उड़ती पड़ती नज़र फरी की तरफ जाती तो फिक्रमंदी के तासुरात झलके पड़ रहे थे। ओके सर, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने मेरी बात रख ली। मरियम उठ खड़ी हुई। फरी ने भी तकलीद की। माई प्लेजर। दाऊद अलवी ने बड़े आजाना अंदाज में अपने सीने पर हाथ रखा। लंच के बाद आप मुझसे मिलें, उन्होंने मरियम से कहा था। ओके सर। और सर, आपने फरीशा की सीवी तो देख ही ली होगी, आपको मेल की थी। यस, वो मैं देख चुका हूँ। माशाल्लाह एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। जी सर, इसने अभी तक पढ़ने के अलावा कोई और काम नहीं किया, मरियम ने हंसते हुए कहा और फरी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। दोनों के बाहर जाते ही दाऊद अलवी उठकर अपना कोट उतारकर स्टैंड पर लटकाने लगे। आंखों में गहरी सोच थी। गुजरी हुई वो रात एक खूबसूरत तरहदार लड़की लग्जरी कार से उतरी थी। कितना नुमाया फ़र्क था उस रात की लड़की और आज दिन में नज़र आने वाली लड़की में।